एनबी न्यूज देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूँ आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का राजधानी लाइव में। तो बात सबसे पहले राजधानी दिल्ली की करते हैं, जहां पर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि केंद्र सरकार को 24 घंटे सीबीआई ईडी करने के बजाय देश के लिए कुछ पॉजिटिव काम करना भी चाहिए। देश तभी आगे बढ़ेगा। मुझे आज तक ये समझ नहीं आया कि शराब घोटाला क्या है। सीबीआई को मनीष सिसोदिया के यहाँ रेड में कुछ भी नहीं मिला। मनीष सिसोदिया ने यह भी कहा कि सीबीआई सारे स्टिंग ऑपरेशन की सोमवार तक जांच कर ले। अगर कुछ गड़बड़ है तो गिरफ्तार कर ले और नहीं है तो माफी मांग ले। आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि केंद्र सरकार ने 24 घंटे सीबीआई ईडी करके पूरे देश को डरा रखा है। ऐसे देश कैसे आगे बढ़ेगा? अगर कोई गलत काम करे तो उसको पकड़ो, लेकिन जबरदस्ती सबके ऊपर सीबीआई ईडी करने से देश तो आगे नहीं बढ़ेगा। इस दौरान मीडिया द्वारा बीजेपी के स्टिंग ऑपरेशन पर पूछे गए सवाल पर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मनीष सिसोदिया जी ने तो ये कह दिया है कि सीबीआई की जांच चल रही है, सारे स्टिंग ऑपरेशन सीबीआई को सौंप दो। सीबीआई सोमवार तक जांच कर ले, 4 दिन तो बहुत होते हैं। अगर कुछ गड़बड़ है तो गिरफ्तार कर ले और गड़बड़ नहीं है तो सोमवार को माफी मांग ले। इसी खबर पर जरा जानकारी के लिए दिल्ली से संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं। राजीव, फिलहाल जिस तरीके से लगातार ईडी सीबीआई का खेल दिल्ली में जारी है और उसको लेकर अब अरविंद केजरीवाल ने निशाना साधा है, क्या कुछ अहम जानकारी? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें ईडी की और सीबीआई की, तो उसको लेकर लगातार कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप देखने को मिल रहे हैं। लगातार कहीं ना कहीं भाजपा जो है वो आम आदमी पार्टी के ऊपर आरोप लगाती है, आम आदमी पार्टी जो है वो भाजपा के ऊपर आरोप लगाती है। मगर यहाँ पर लगातार कहीं ना कहीं इस बीच में कहीं ना कहीं अब कल अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा कि अगर सारे दिन ईडी और सीबीआई की जांच के लिए कहीं ना कहीं आरोप करने के प्रति आरोप करने के साथ साथ कहीं ना कहीं देश के बारे में सोचा जाए तो कहीं ना कहीं बड़ा फैसला हो सकता है। मगर देश जो है वो कहीं ना कहीं महंगाई की वजह से कहीं ना कहीं परेशान होता हुआ नजर आ रहा है। जनता परेशान है, उनके बारे में नहीं सोचा जा रहा है। मगर यहाँ पर जिस तरीके से मनीष सिसोदिया ने कहा कि अगर सीबीआई ईडी के अंदर जो भी जांच कर रही है सीबीआई और ईडी, उसके अंदर जो भी स्टिंग ऑपरेशन है उनकी वीडियो उनको सौंप दी जाए ताकि उसके अंदर सच्चाई क्या है वो सामने आए। अगर सच्चाई कुछ भी नहीं है, यानी कि अगर सबूत कोई नहीं लगते हैं, तो उसको कहीं ना कहीं अब भाजपा जो है वो उससे माफी भी मांगे। यानी कि अगर माफी नहीं मांगते हैं तो सीबीआई क्या किस तरीके से कदम उठाएगी और सीबीआई रिपोर्ट के अंदर क्या मिल पाता है ये जरूर देखना होगा। अगर सीबीआई रिपोर्ट के अंदर दोनों स्टिंगों के द्वारा कहीं ना कहीं उसमें घोटाला होता है या फिर कोई गड़बड़ी होती है, उसके ऊपर सीबीआई क्या काम करेगी ये जरूर देखना होगा। मगर अब जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप देखने को मिल रहे हैं और लगातार इलेक्शन समय भी आता नजर आ रहा है और लगातार निगम के भी इलेक्शन आने वाले दिल्ली के अंदर, तो उसको लेकर भी कहीं ना कहीं एक माहौल भाजपा की तरफ से बनाया जा रहा है ताकि आम आदमी पार्टी को गिरा जाए। और आम आदमी पार्टी जो है वो भाजपा को घेरने की कोशिश कर रही है कि जांच एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। मगर यहाँ पर जिस तरीके से माफी मांगने की बात की गई, अगर स्टिंग ऑपरेशन के अंदर या फिर कहे जांच एजेंसियों के द्वारा कुछ भी नहीं मिला है तो कहीं ना कहीं भाजपा जो है वो आम आदमी पार्टी से माफी मांगे। जी अब माफी मांगने तक की बात जब आ गई है तो ईडी सीबीआई की कार्रवाई कहां तक पहुंची ये भी बताएं। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात की ईडी की और सीबीआई की, तो दोनों ही तरफों से अभी जांच बिल्कुल जारी है और लगातार जिन दोषियों के नाम इसमें शामिल है एफआईआर के अंदर, उनके ऊपर भी कार्रवाई की जा रही है और लगातार सबूत जुटाने की सीबीआई और ईडी के द्वारा सबूत जुटाने की कोशिश की जा रही है। मगर यहाँ पर मनीष सिसोदिया के जब घर पर सीबीआई की रेड हुई थी तो और उसके बाद में बैंक लॉकर की रेड हुई, वहां पर भी यही कहा गया कि सीबीआई को कुछ नहीं मिला है और ना ही कोई ऐसे सबूत मिले हैं जिससे उनको गिरफ्तार किया जा सके। मगर अब मनीष सिसोदिया कह रहे हैं कि अगर कुछ भी सबूत है तो कहीं ना कहीं साफ जाहिर है कहीं ना कहीं उनको फंसाने की कोशिश की जा रही है। अगर सबूत है तो उनको गिरफ्तार किया जाए, नहीं तो माफी मांगे। मगर यहाँ पर भाजपा की तरफ से भी लगातार कहीं ना कहीं आरोप लगा रहे हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन की बात करें या फिर हंसराज हंस की बात करें या फिर आदेश गुप्ता की बात करें, लगातार कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के ऊपर हमला बोला जा रहा है। मगर देखना होगा कि आबकारी नीति के अंदर सीबीआई और ईडी के हाथ में कौन से ऐसे सबूत लग पाते हैं जिसके द्वारा कहीं ना कहीं मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। जी
ठीक है, अभी सीबीआई की जांच और ईडी की जांच लगातार जारी है। इस पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने तो निशाना साध दिया। सीधे बीजेपी पर उन्होंने निशाना साधा और साफ कहा है कि अगर आपको गड़बड़ी लगती है तो उनको पकड़ ले, लेकिन अगर नहीं लगती है तो माफी मांग ले। दूसरी ओर एक बात यह भी सामने आई जब अरविंद केजरीवाल ने यह कहा कि देश का विकास इसको लेकर नहीं हो रहा है। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर अरविंद केजरीवाल की एक बात से बिल्कुल सही है कि ईडी और सीबीआई या फिर कहें जांच एजेंसियों का इस्तेमाल करना या आरोप प्रत्यारोप करना, ये एक अलग मुद्दा है, ये एक राजनीति से जुड़ा हुआ है। भाई यहाँ पर जनता के बारे में सोचना चाहिए क्या कि राज्य सरकारें हों या फिर केंद्र सरकार हो, सबको जनता ही चुन के लेके आती है और जनता के विकास के बारे में कुछ कदम उठने चाहिए। मगर यहाँ पर केंद्र सरकार के द्वारा ऐसा कोई भी कदम नहीं उठता नजर आ रहा है जिससे कहीं ना कहीं जनता को राहत मिले। महंगाई की बात करें तो महंगाई आज बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। रसोई गैस के सिलेंडर की बात करें तो वो 1000 से ऊपर का है। पेट्रोल की बात करें तो लगभग 100 रुपए करीब चल रहा है। तो इससे कहीं ना कहीं जो महंगाई है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। जनता को कहीं ना कहीं उसके बारे में कहीं ना कहीं राहत चाहिए। केंद्र सरकार को कुछ ऐसे कदम उठाने चाहिए जिससे आम जनता की जो अर्थव्यवस्था है वो कहीं ना कहीं पटरी पर आ सके। मगर अभी तक आम जनता की कमर जो है वो टूटी हुई है। जॉब जो है वो इतनी नहीं है, या फिर है भी तो प्राइवेट सेक्टरों के अंदर है। प्राइवेट सेक्टरों में आपको सबको पता है कि सैलरी अगर 20,000 दी जाती है तो कहीं ना कहीं उसके अंदर 25,000 30,000 रुपए कहीं ना कहीं उनको रखा जाता है। मगर हर तरीके से आरोप प्रत्यारोप जरूर देखने को मिल रहा है, मगर जनता जो है वो भी परेशान है। और इसी को लेकर अरविंद केजरीवाल ने भी कहा है कि जनता के यानी कि देश के विकास के बारे में सोचना चाहिए, ना कि ईडी और सीबीआई की जांच को लेकर कहीं ना कहीं बड़े आरोप लगाने चाहिए। जी अब जिस तरीके से ये तमाम बातें कही जा रही है, इसको लेकर बीजेपी की क्या कोई प्रतिक्रिया सामने आई? देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर भाजपा की बात करें तो भाजपा भी लगातार कल भी कहीं ना कहीं प्रेस वार्ता के माध्यम से कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को गिरने की कोशिश की जा रही है। लगातार ये भी कहा जा रहा है कि जांच एजेंसियों के हाथ में बड़े सबूत लगे हैं, मगर दोनों ही तरफों से ये नहीं बताया जा रहा है कि जांच एजेंसियों के पास ऐसा कौन सा सबूत है जिसके द्वारा उनको गिरफ्तार किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। मगर सबूत अगर है तो उनको गिरफ्तार करने के लिए मनीष सिसोदिया खुद कह रहे हैं कि अगर कोई सबूत सीबीआई के पास या ईडी के पास है और जांच एजेंसियों के पास कोई बड़े सबूत लगे हैं तो उनको गिरफ्तार कीजिए। नहीं ना, अगर सबूत नहीं है तो भाजपा के नेता जो है, जो अभी तक आरोप लगा रहे हैं, वो उनसे माफी मांगे। मगर यहाँ पर ना तो माफी मांगने की बात की जा रही है, ना ही ऐसा कोई सबूत जो बताया जा रहा है कि जिसके द्वारा कहीं ना कहीं उनको गिरफ्तार किया जाए, मगर जरूर बनाया जा रहा है। जी अब ये तमाम चीजें जो बीजेपी की ओर से प्रतिक्रिया लगातार सामने आ रही है, क्या अभी ईडी सीबीआई ने जिस तरीके से अभी स्टिंग ऑपरेशन बीजेपी ने जारी किया, उस स्टिंग को लेकर क्या वाकई बीजेपी जो है वो ईडी और सीबीआई को सौंपने वाली है वो स्टिंग? देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर भाजपा की बात करें तो भाजपा के द्वारा कहीं ना कहीं 2 स्टिंग ऑपरेशन जो है वो जनता के सामने पेश किए गए, मगर अभी तक जांच एजेंसियों को ये स्टिंग ऑपरेशन नहीं दिए गए, जिसकी वजह से उन पर जांच हो सके। मगर या तो भाजपा जांच कराना नहीं चाहती है या फिर डायरेक्ट उनको गिरफ्तार कराना चाहती है। मगर यहाँ पर जिस तरीके से भाजपा 2-3 दिन से लगातार कहीं ना कहीं स्टिंग ऑपरेशन को लेकर आम आदमी पार्टी को घेरने की कोशिश कर रही है, और ये स्टिंग के अंदर बड़े सबूत है, पैसे का लेन देन है, बड़ा घोटाला है, ठेके जो शराब के ठेके दिए गए हैं उनके अंदर बड़ा घोटाला किया गया है। तो ये घोटाला है वो जांच एजेंसियों को देना चाहिए, यानी कि जो स्टिंग ऑपरेशन की जो वीडियो है वो उनको देनी चाहिए, और उसमें क्या सच्चाई है, क्या दूध का दूध है, क्या उसमें पानी है, ये सारे जांच वो जांच एजेंसियां करेंगी। मगर अभी तक भाजपा की तरफ से जांच एजेंसियों को कोई भी स्टिंग ऑपरेशन का वीडियो नहीं दिया गया है। जी ठीक है राजीव, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन खास बनाने के लिए बीजेपी पिछले लंबे समय से जुटी हुई है। पार्टी के प्लान के मुताबिक 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन का जश्न चलने वाला है। इस दौरान बीजेपी सेवा अभियान के तहत सभी जिलों में अनेकता में एकता उत्सवों का आयोजन करेगी। ये अभियान 17 सितंबर को यानी आज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर शुरू होगा और 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर समाप्त होगा। बीजेपी ने वृक्षारोपण अभियान, स्वच्छता अभियान और जल संरक्षण के लिए जागरूकता अभियान, दिव्यांग व्यक्तियों के बीच उपकरण वितरण, स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने और मुफ्त स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित करने के निर्देश भी जारी कर दिए हैं। इस अभियान के तहत बीजेपी कार्यकर्ताओं और आम लोगों को 2 अक्टूबर तक महात्मा गांधी की जयंती पर खादी और स्थानीय उत्पादों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। सीधे तौर पर कहें तो बीजेपी उन अभियानों को विस्तार देगी जो कि पीएम मोदी द्वारा शुरू हुए थे।
तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 72वां जन्मदिन है। इसी को लेकर आपको बता दें कि लगातार ईडी जो बीजेपी है वो इसको लेकर अब सक्रिय है और बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को सेवा पखवाड़े के रूप में मना रही है और यही सेवा पखवाड़ा आज से शुरू हो रहा है। 2 अक्टूबर तक ये सेवा पखवाड़ा चलेगा, जिसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। और आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में कई तरीके के अभियान इस दौरान चलने वाले हैं, जिसके तहत ये जो तमाम अभियान है उसमें प्रधानमंत्री ने जो कार्य शुरू किए थे वही कार्य को बीजेपी बढ़ाने की कोशिश करेगी। सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा ये निर्देश दिए गए हैं कि जो कार्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो अभियान शुरू किए गए थे उनको विस्तार दिया जाएगा, चाहे फिर वो वृक्षारोपण अभियान हो, स्वच्छता अभियान हो या फिर जल संरक्षण को बढ़ावा देना। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए लखनऊ से संवाददाता जितेंद्र चौहान हमारे साथ मौजूद हैं। जितेंद्र, फिलहाल आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और बीजेपी आज से जो सेवा पखवाड़ा शुरू करने जा रही है उत्तर प्रदेश में, क्या कुछ उसको लेकर अहम जानकारी? देखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और लगभग 71वां जन्मदिन आज प्रधानमंत्री मोदी मनाएंगे। और साफ तौर पे कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री की जन्मदिन से लेकर यानी आज से और 2 अक्टूबर तक भारतीय जनता पार्टी सेवा पखवाड़ा मनाएगी। और सेवा पखवाड़े के चलते वह पार्टी ने एक बड़ा प्लान तैयार किया है और कहीं ना कहीं इस जो सेवा पखवाड़ा चलाएगी 17 सितंबर 2 अक्टूबर तक पीएम के जन्मदिन का जश्न लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मनाएंगे, लेकिन उसका तरीका अलग हो। बीजेपी सेवा अभियान के तहत अनेकता में एकता उत्सव का आयोजन करेगी और साफ तौर पर कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री के जन्मदिन को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी तमाम कार्यक्रम करेगी। और बात करें तो सेवा पखवाड़े के चलते 17 सितंबर को यूपी के सभी सीएससी में रक्तदान करेंगे, रक्तदान का कार्यक्रम रखा है जो कि भाजपा कार्यकर्ता करेंगे। 285 से अधिक स्थान है जहां पर 28,200 से अधिक ब्लड डोनेट करने का काम किया जाएगा और 18 को निःशुल्क सिविल का आयोजन किया जाएगा। साथ ही साथ 24 को कृत्रिम अंग जो दिव्यांग होते हैं उनको कहीं ना कहीं कृत्रिम जो आर्टिफिशियल अंग है वो कहीं ना कहीं प्रदान करने का, डोनेट करने का काम किया जाएगा। और साथ ही टीबी मुक्त राष्ट्र के लिए टीबी मरीजों को गोद लेने का काम करेंगे, जो कि जो भी भारतीय जनता पार्टी के विधायक होंगे, सांसद होंगे, वो कहीं ना कहीं एक कार्यक्रम के तहत इनको कहीं ना कहीं गोद लेने का काम करेंगे। सांसद अपने क्षेत्र में जाकर ब्लड डोनेट करेंगे, जो भी सांसद है, विधायक है, अपने क्षेत्रों में जाएंगे, ब्लड डोनेट करने का काम करेंगे, कैंप का आयोजन कराएंगे, इस तरह का कार्यक्रम करेंगे। वहीं प्रदेश भर में हर जगह प्रदर्शनी लगाई जाएगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जन्मदिन के अवसर पर। साथ ही आज लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ एक प्रदर्शनी में उसका उद्घाटन करेंगे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर होगी। और कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि 20 तारीख को स्वच्छता अभियान का काम किया जाएगा, जिसमें प्रदेश भर में अभियान चलेगा, स्वच्छता अभियान चलेगा और सभी वार्डों में नेता कार्यकर्ता झाड़ू लगाते नजर आएंगे, साफ सफाई करते नजर आएंगे। साथ ही 21 को अमृत सरोवर पर भाजपा सफाई करते नजर, भाजपा कार्यकर्ता है जो कहीं ना कहीं जो अमृत सरोवर है वहां पर सफाई करते नजर आएंगे। 23 को वोकल फॉर लोकल, इसके तहत सभी जनपदों में ओडीओपी प्रोडक्ट की प्रदर्शनी लगेगी, जिसमें सभी नेता एक एक लोकल उत्पाद खरीदेंगे, उसको कहीं ना कहीं जो सोशल साइड है उस पर कहीं ना कहीं अपलोड करने का काम करेंगे। और साथ ही साथ 25 सितंबर को दीनदयाल जी का जन्मदिन है, पंडित दीनदयाल का जन्मदिन है, उस पर प्रत्येक बूथ पर मनाया जाएगा। मन की बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस दिन। और साथ ही साथ 26 को सभी जनपदों में अलग अलग रहते हुए वहां एक राज्य की चिन्हित वेशभूषा को, संस्कृति को कहीं ना कहीं उस पर कार्यक्रम रखा जाएगा, खान पान की व्यवस्था की जाएगी। और 27 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुभकामना पत्र लिखने का कार्यक्रम करेंगे और वहीं विशिष्ट जनों को बधाई देंगे और उनको लाभार्थियों से बात करने का भी काम करेंगे। और 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर भाजपा कार्यकर्ता पुष्पांजलि अर्पित करने करेंगे, खादी का सामान खरीदने का काम करेंगे। पूरा कहा जा सकता है कि एक हफ्ते का जो सेवा पखवाड़ा है वो भारतीय जनता पार्टी मनाने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यानी आज से उनका जन्मदिन है, आज से शुरुआत होगी और 2 अक्टूबर तक चलेगी। तमाम कार्यक्रम है। किस तरीके के हाल है जितेंद्र, क्योंकि जिस तरीके से अभी हम देख रहे हैं कि लखनऊ में तमाम जो तैयारियां हैं वो पूरी हो रही है, अभी किस तरीके से सेवा पखवाड़ा आज से शुरू हुआ लखनऊ में?
देखिए, आज की शुरुआत की बात की जाए तो जो भी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता होंगे, जो पदाधिकारी होंगे, वो ब्लड कैंप लगाएंगे, वो डोनेशन करने का काम करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जन्मदिवस पर जो प्रदर्शनी लगी है, उसका कहीं ना कहीं उद्घाटन करेंगे। और अलग अलग नेता, यूं कहे कि डिप्टी सीएम कोई उन्नाव में है तो कोई लखनऊ में है, और ऊर्जा मंत्री और वो कहीं न कहीं नगर निगम में कार्यक्रम रखा है। तो सभी नेताओं को जिम्मेदारी रख दी गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जन्मदिवस पर इसको सफल बनाने के लिए और जनता से जुड़ने का। यह कहा जा सकता है कि नगर निकाय का चुनाव है हाल में ही, और आगे 2024 में लोकसभा चुनाव हो। जनता से जुड़ाव कैसा है वो किया जाएगा। भाजपा कार्यकर्ता जाएंगे, जो केंद्र की योजनाएं थी उनको कहीं न कहीं जनता को बताने का भी काम करेंगे। अब जिस तरीके से प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई योजनाओं को विस्तार दिया जाएगा सेवा पखवाड़े के जरिए, इस दौरान आज जब तमाम तैयारियां भी शुरू हो गई है, पूरी हो गई हैं और आज से सेवा पखवाड़ा भी शुरू होने जा रहा है। ये सेवा पखवाड़ा एक हफ्ते तक जब चलेगा, उस दौरान तमाम जो कार्यकर्ता इसको लेकर लोगों में क्या कुछ उत्साह है, क्योंकि प्रधानमंत्री इस समय सबसे लोकप्रिय नेता माने जा रहे हैं। देखिए, लोगों के जो लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मानते, जाहिर सी बात है कि लोगों के अंदर उत्साह जरूर दिखेगा। भाजपा कार्यकर्ताओं में जो उत्साह जरूर दिखेगा, और प्रधानमंत्री को जन्मदिन को सेवा पखवाड़े को देते हुए जो कार्यकर्ता है वो जनता के बीच में जाएंगे। केंद्र सरकार की योजनाओं को बताने का काम किया जाएगा। जो भी उन्होंने, चाहे वो गैस की बात की जाए, चाहे अन्य की बात की जाए, इस तरह की तमाम जो योजना जनता के हित में चलाई गई वो जनता के बीच में लेने जाने का काम करेंगे। और साथ ही साथ अ, अ, जनता जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, उनके कार्यों को सराहती है, वो कहीं ना कहीं जन्मदिन जरूर मनाएगी। और हालांकि भारतीय जनता पार्टी अ, जिस तरह से तमाम आरोप लगाए उन्होंने कि जो नेताओं की, बड़े दूसरे विपक्षी नेताओं की जन्मदिन होता है तो पार्टी होती है, तमाम तरह के कार्यक्रम, लेकिन हम जनता की सेवा के हैं और सेवक के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के चलते इस सेवा पखवाड़े को मनाने का काम करेंगे। ठीक है जितेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। किसान नेता बलबीर राजेवाल ने कहा कि एसीआर ने ऐलान किया है कि अगर बीजेपी की सरकार देश में बनाओगे तो देश में किसानों को मुफ्त बिजली होगी, जिसका मैं स्वागत करता हूं। अंग्रेजों के समय से ही हमारे साथ धोखा होता आया है, जिसमें राजस्थान को मुफ्त में पानी दिया जा रहा है और आज ट्यूबवेल लगाकर काम चला रहे हैं। और आज की स्थिति यह है कि पानी सूख रहा है और आज भी पानी बाकी राज्यों को दिए जाने की बात है। तो वहीं जो समझौते पानी को लेकर राज्यों के साथ किए गए हैं वो गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एसवाईएल का पानी दिया जाए, जबकि पानी तो है ही नहीं। ये बलबीर राजेवाल ने कहा। इसी के साथ उन्होंने कहा कि आज एसवाईएल बनाने को लेकर जरूरत क्या है। हमें पंजाब सरकार से भी एतराज है क्योंकि उनका स्टैंड पूर्ण रूप से क्लियर नहीं है। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕੀ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਰਾਈਪੇਰੀਅਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਵੰਡਿਆ, ਕੀ ਅੱਜ ਬਣਦਾ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਫਲੋ ਘਟਿਆ, ਉਹਦਾ ਕਦੇ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਹਰ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਰਗੜਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਤੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ, ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਜੇ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੇ ਮਾਰੇ ਕਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਇਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਪਾਣੀ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਭਰਵੀਂ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਵੀ ਇਹ 6 ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਇੱਥੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਔਰ ਉਸ ਇਕੱਠ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਖੜਾ ਕਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਅਸੀਂ ਰੱਦ ਕਰਵਾਏ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣੇ ਪਰਾਲੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਆ ਗਈ, ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਤੇ
ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਹੱਕ 'ਚ ਹਾਂ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ 2015 ਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਕੈਸ਼ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਦੇਵੇ। ਕੈਸ਼ ਇਨਸੈਂਟਿਵ 2500 ਕਹਿ ਕੇ ਉਹ ਤੋਂ ਹੁਣ ਭੱਜਦੇ ਨੇ, ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਦੂਜਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਛੋਟੀ ਲੈਂਡ ਹੋਲਡਿੰਗ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ। ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਲਿਖਿਆ GHI ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ 2015 ਦੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ 2 ਏਕੜ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, 5 ਏਕੜ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 5000 ਰੁਪਏ ਚ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਹੈਗੇ ਨੇ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ वालों ਨੂੰ 10,000 रुपये प्रोवाइड किए। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए चंडीगढ़ से संवाददाता अमित कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। अमित, फिलहाल बरबील राजेवाल ने जिस तरीके से ये बात कही है कि पंजाब सरकार का स्टैंड SYL को लेकर क्लियर नहीं है, और भी कई बातों पर उन्होंने बात कही जिसके लिए वो कह रहे हैं कि अब आने वाले समय में बैठकें रखी जाएंगी। क्या कुछ अहम जानकारी? जी बिल्कुल सही तौर पर कहें कि बलबीर सिंह राजेवाल की तरफ से एक मेजर अनाउंसमेंट की गई है कि 20 तारीख को अगर हम कहें कि अलग अलग जगहों पे जाके उन्होंने अपनी तरफ से मीटिंग रखी है, और उन्होंने ये भी ऐलान किया था कि नवंबर के महीने में जिस तरीके से अभी आंदोलन खड़े होने की तैयारी की जा रही है, उन्होंने ये कह दिया है कि अगर पंजाब सरकार SYL का पानी किसी राज्य को देती है तो एक बड़ा आंदोलन चंडीगढ़ में आके किसानों के द्वारा किया जाएगा। उन्होंने चीज बिल्कुल क्लियर कर दी कि जिस तरीके से किसानों के द्वारा 3 कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली के बॉर्डर पे एक लंबे समय तक धरना दिया गया था, तो पंजाब के किसान पंजाब के किसानों के हक का पानी किसी और को नहीं देने देंगे, और इसके लिए चाहे उन्हें जितना भी लंबा संघर्ष क्यों ना करना पड़े। और इसके लिए बकायदा उन्होंने ऐलान कर दिया है कि नवंबर के महीने में वो पंजाब से चंडीगढ़ आके चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री भगवंत मान की कोठी के आगे एक लंबा धरना देंगे। वो हटने वाले नहीं है जब तक कि SYL का मसला खत्म नहीं होता। वो ये बात जरूर कहते हुए नजर आए कि कोर्ट कहीं ना कहीं SYL का पानी देने के फेवर में, तो वो उसके सपोर्ट में नहीं हो। ये चीज बिल्कुल बार बार कहते हुए दोहराते हुए नजर आए कि पंजाब के पास पानी नहीं है, पंजाब के किसानों के पास खुद के लिए सफिशिएंट पानी नहीं, तो पंजाब आगे पानी कैसे दे सकते हैं, इस चीज को बार बार हाईलाइट करते हुए नजर आए हैं। तो अगर हम कहें पंजाब सरकार को भी घेरते हुए नजर आए, उन्होंने ये चीज बिल्कुल क्लियर कट कह दी कि जहां पे हम कह सकते हैं कि पंजाब के कैबिनेट मंत्रियों की तरफ से जब हम कहें कि मीटिंग में रखी गई ये बात कही गई थी कि एक ग्रीन ट्रिब्यूनल बनाना चाहिए, तो इसके ऊपर भी वो सीधे तौर पर सवाल खड़ा करते हुए नजर आए कि अगर पंजाब के पास पहले ही पानी नहीं है, तो अगर ट्रिब्यूनल बनता है तो पंजाब को जो पानी का हक है वो इनडायरेक्टली केंद्र सरकार को दे देगी। जो ट्रिब्यूनल फॉर्म होगी वो केंद्र सरकार के अंडर होगी, उसने अपनी तरफ से सर्वे करना है, सभी रीडिंग्स लिए जाएंगे, सभी मापों का, पर उसके बाद हम कह सकते हैं तो अगर रिपोर्ट फेवर में आती है दूसरे राज्यों के, तो पंजाब को और ज्यादा पानी गंवाना पड़ सकता है कि पंजाब के ऑलरेडी सफिशिएंट पानी नहीं है। तो इस सब मुद्दों को लेकर हम कह सकते हैं एक बड़ी मुहिम छेड़ने वाले हैं, हम कह सकते हैं कि बलबीर सिंह राजेवाल जी। अब जिस तरीके से पंजाब सरकार को स्टैंड क्लियर करने को कहा गया है और बड़ी मुहिम जो छेड़ने वाले हैं बरबील राजेवाल, उसको लेकर आने वाले समय में किस तरीके के समीकरण बनेंगे? क्योंकि अभी से ये बैठकें कर रहे हैं, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने तमाम बातें सामने रखी कि आने वाले समय में पंचायतों के तरीके से जो बैठकें होंगी वो सामने रखी जाएंगी। किस तरीके के समीकरण आगे बनते दिख रहे हैं? आज देखिए सीधे तौर पर बात करें कि सरकार की तरफ से अगर हम कहें कि पंजाब सरकार को रिप्रेजेंट करते हैं मंत्रियों की तरफ से ये सवाल रखे गए थे या ये बात रखी गई थी कि SYL का विरोध करने की जगह उन्होंने एक ट्रिब्यूनल बनाने की बात कर दी। उस ट्रिब्यूनल बनाने की डिमांड से हम कह सकते हैं कि पंजाब के किसान काफी ज्यादा आहत है। पंजाब के किसानों का लगा था कि SYL का सीधा सीधा विरोध किया जाएगा, SYL पानी देने के लिए सीधा मना कर दिया जाएगा, पर इसके बावजूद हम कह सकते हैं कि वो मना करने की जगह, विरोध जताने की जगह एक ट्रिब्यूनल की मांग कर बैठे। तो ट्रिब्यूनल की मांग एक तरह से मिक्स अपील दे रही है। इसी तौर पर हम कह सकते हैं कि ये पंजाब सरकार के जो स्टैंड है वो क्लियर नहीं हो पा रहा कि क्या वो पानी देने के हक में, क्या वो पंजाब के किसानों के फेवर में नहीं है। तो ऐसे कई चीजें, कई समस्याएं हैं जो हम कह सकते हैं किसान अब के काफी ज्यादा स्प्लिट होकर चल रहे हैं। तो यहीं पे सवाल खड़ा होता है कि क्या सफिशिएंट तैयारी हो पाएगी, क्या अगर ट्रिब्यूनल के फेवर में आ गए, क्योंकि अगर ट्रिब्यूनल बनता है तो पंजाब सरकार को पंजाब के ही किसानों से भारी भरकम विरोध झेलना पड़ सकता है। तो यहाँ पे पानी के अलावा अब एक दूसरा मुद्दा है, क्योंकि अब देखिए पराली जलने शुरू हो जाएगी। हम कह सकते हैं कि इस टाइम अब हम कह सकते हैं कि जब फसल तैयार हो जाती है उसके बाद जब कटाई होगी उसके बाद पराली जलने का अगर हम कहेंगे सारा प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, किसानों ने अपने खेत में पराली जलानी शुरू होनी है। तो अगर हम कहेंगे सरकार की तरफ से बात की गई थी कि 2500 रुपए पराली प्रोसेस करने के लिए जो लोग नहीं जलाएंगे पर एकड़ 2500 रुपए दिया जाएगा, जिससे केंद्र सरकार ने अपने हाथ पीछे खींच लिया। तो वही दूसरी तरफ ये भी वो बोलते हुए नजर आए कि 2500 रुपए देने की जरूरत है, नहीं तो
किसानों के तो कोई चारा नहीं रह जाता पराली जलाने के अलावा। जी ठीक है अमित, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो अगली खबर की रुख करते हैं। विधानसभा चुनावों से ठीक पहले के गिले शिकवे कहीं हिमाचल कांग्रेस को भारी ना पड़ जाएं। समय रहते वरिष्ठ नेताओं सहित कांग्रेस कार्यकर्ताओं की नाराजगी और अनदेखी का अगर हल न निकाला गया तो सत्ता हासिल करना हिमाचल कांग्रेस के लिए एक सपना बनकर रह जाएगा। दरअसल हिमाचल कांग्रेस के चुनाव प्रबंधन कमेटी के अध्यक्ष, कांग्रेस उपाध्यक्ष और श्री नैना देवी से विधायक रामलाल ठाकुर ने कांग्रेस उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। इस दौरान भावुक होते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस में वो पिछले 30 सालों से जुड़े हुए हैं, हालांकि बाकी पदों पर वो बने रहेंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी ने राजस्थान में हुए चिंतन शिविर में ये कहा था कि जिन लोगों को पदों पर बने हुए लंबा समय हो गया है वो पद से खुद को अलग करें और नए लोगों को मौका दें। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने कहा कि इसी बात को मानते हुए उन्होंने अपने आप को कांग्रेस की जंबो कार्यकारिणी से अलग कर लिया है। तो हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस में एक बार फिर से गिले शिकवा का दौर जारी है। हालांकि इस मसले पर जिस तरीके से रामलाल ठाकुर ने पार्टी छोड़ी, उसको लेकर रामलाल ठाकुर का ये कहना है कि कांग्रेस उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा सिर्फ इसलिए दिया गया क्योंकि राजस्थान में हुए चिंतन शिविर में ये ऐलान सोनिया गांधी द्वारा किया गया था। उनसे ये अपील की गई थी कि जिन लोगों को अपने पद पर बने बहुत लंबा समय हो गया है वो अपना पद दूसरे के लिए छोड़ दें, और इसी बात का मान रखते हुए रामलाल ठाकुर ने यह फैसला किया है, ये उन्होंने कहा। तो अब देखना होगा कि आने वाले समय में विधानसभा चुनाव क्योंकि नजदीक है, किस तरीके से कांग्रेस जो है वो इस पूरे मसले को सुलझाएगी, क्योंकि लगातार कांग्रेस में गुटबाजी देखने को मिल रही है। और इस बार एक बार फिर से जिस तरीके से जंबो कार्यकारिणी से खुद को अलग किया है रामलाल ठाकुर ने, बहुत पुराने नेता, और उन्होंने जब खुद को अलग किया तो पार्टी में भी कहीं ना कहीं सवाल उठने लगे हैं कि आखिर इस तरीके से जब तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो अगर पार्टी को छोड़ते रहेंगे तो कार्य किस तरीके से होंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हिमाचल प्रदेश से ब्यूरो चीफ टीना ठाकुर हमारे साथ मौजूद हैं। टीना जी, फिलहाल जिस तरीके से रामलाल ठाकुर ने जंबो कार्यकारिणी से खुद को अलग किया है, क्या कुछ इसको लेकर अहम जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए चुनाव से पहले कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि जो रामलाल ठाकुर है वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के, और उनका इस तरह से अपने पद से इस्तीफा देना कोई सही संकेत नहीं माना जा रहा है। अगर आपको बताएं कि बेशक रामलाल ठाकुर ने कहा है कि उन्होंने सिर्फ उपाध्यक्ष पद से इसलिए इस्तीफा दिया कि राजस्थान चिंतन शिविर में सोनिया गांधी ने कहा था, लेकिन वो अपनी पीड़ा फिर भी छुपा नहीं पाए। जब उनसे बात की गई तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस में जो है कुछ लोग लगातार अपने को सीएम पद का उम्मीदवार घोषित कर रहे हैं, वो इस तरह से काम कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, और वो भी एक वरिष्ठ नेता के तौर पे काफी लंबे समय से कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, और उनकी जो ये बातें हैं वो कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो कांग्रेस पार्टी है उसको उसके हित में नहीं है। तो उन्होंने कहा कि जो भी उनका एक तरह से दुख भी इस बात में प्रकट हुआ, दुख भी उनका उनकी बातों से दिखा कि उन्होंने कहा कि जब से 6-7 कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बदले गए हैं, बने हैं, उनको महज जनरल सेक्रेटरी और जो उपाध्यक्ष है उस पद पर सीमित कर दिया गया है। सिर्फ यही 2 जो पद है उनके लिए रख दिए गए हैं। तो उनका कहीं ना कहीं उनका ये था कि उनको अलग से कोई जो प्रभार है वो नहीं दिया, जो जिम्मेदारी है वो नहीं कांग्रेस की दी जा रही, सिर्फ इन्हीं 2 पदों पर उनको सीमित कर दिया गया, जबकि उन्हें काफी लंबा समय कांग्रेस से जुड़े हो गया है। हालांकि इस पर अलका लांबा ने कहा कि वो उनका हम सम्मान करते हैं, उनकी भावनाओं का, और वो जो चुनाव जो प्रबंधन कमेटी है उसके अध्यक्ष वो बने रहेंगे और उसके लिए वो काम करते रहेंगे। और कहा यह भी जा रहा है कि जो आगामी 19 सितंबर है सोमवार को दीपा दास मुंशी हैं जो स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष, वो खुद शिमला पहुंच रही हैं और वो ठाकुर रामलाल से मिलेंगी और इस पे बात करेंगी, क्योंकि माना ये फिलहाल उन्होंने खुद को तो जंबो कार्यकारिणी से अलग किया, हालांकि हवाला उन्होंने दिया सोनिया गांधी के उस अपील का, लेकिन जिस तरीके से उनका दुख छलका, अब कांग्रेस में ये साफ जाहिर है कि अगर कांग्रेस इसी तरीके से अपने कार्यकर्ताओं को एकजुट नहीं रख पाई तो फिर से हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनावों में पटखनी मिल सकती है कांग्रेस को। बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, क्योंकि ये जो झटका है काफी बड़ा माना जा रहा है, और इसके बाद जो है
माना ये भी जा रहा है कि अगर ठाकुर रामलाल की नाराजगी जल्द ही दूर नहीं की गई तो वो पार्टी को अलविदा भी कह सकते हैं। तो ऐसे में आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं जो असंतोष है कार्यकर्ताओं में है, नेताओं में है, वो कहीं ना कहीं छलकने लगा है। और ये बिल्कुल ये जो ये चीजें हो रही हैं ये बिल्कुल चुनावों के आसपास हो रही है। और देखिए ये ऐसा भी नहीं है कि ये जो नाराजगी है, ये जो छटपटाहट है इन नेताओं की, ये महज अभी 1-2 दिन की बात है। अरसा हो गया हुआ है, लेकिन कोई जो कांग्रेस है वो सोई पड़ी है, वो कोई इस चीज पर अमल नहीं कर रही है कि वरिष्ठ जो नेता है उनके वो क्यों नाराज हैं। तो अगर ये जल्द ऐसा ही रहेगा तो जो आगामी विधानसभा चुनाव है उसमें भाजपा को टक्कर देना तो बहुत दूर की बात है, लेकिन खुद को कांग्रेस खड़ा नहीं कर पाएगी। 30 सालों से अगर कोई शख्स पार्टी में जुड़ा है और वो अगर खुद को पार्टी से अलग करता है, एक कार्यकारिणी से खुद को अलग करता है, तो इस पर कांग्रेस को सबसे बड़ा झटका वाकई है। लेकिन अलका लांबा ने ये कहा है कि अलका लांबा भी इस बात का समर्थन कर रही हैं कि सोनिया गांधी की बात का उन्होंने जो है वो मान रखा है। लेकिन अब आने वाले समय में अगर उन्होंने जंबो कार्यकारिणी को छोड़ा तो क्या ये कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले समय में वो और भी पदों को छोड़ सकते हैं? बिल्कुल आप सही कह रही हैं, क्योंकि जो उनकी नाराजगी है वो बेशक अभी वो मीडिया के सामने खुल के नहीं बोल पा रहे हैं, लेकिन जो उनके दुख जो उनके शब्दों से व्यक्त हो रहा है वो साफ तौर पे है कि एक तो उनका ये भी कहना है कि हिमाचल में कांग्रेस ने केवल जो पद है वो बांटने में अभी जोर लगाया हुआ है, जंबो कार्यकारिणी। उन्होंने कहा कि 350 के करीब जो लोग हैं वो जोड़ दिए गए हैं विभिन्न पदों पर, और वो ये जो सारी की सारी जो नियुक्तियां हो रही है वो वाया दिल्ली हो रही है। तो ऐसे में जो प्रदेश अध्यक्ष है उनसे औचित्य क्या रह जाता है? प्रदेश अध्यक्ष के साथ आप लोग 4 कार्यकारी अध्यक्ष लगा देते हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं सवालिया निशान कांग्रेस की कार्यप्रणाली पे उठता है, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष को खुलकर जो अपनी जिम्मेदारियां वो निभाने का मौका नहीं मिल रहा है। वो जो टीम चाहती है वो उनको नहीं मिल पा रही है, क्योंकि ये सारा का सारा वाया दिल्ली हो रहा है। तो इस पर भी ठाकुर रामलाल ने सवाल या निशान लगाए हैं कि अगर ऐसी नियुक्तियां दिल्ली से ही होनी है तो यहाँ पे प्रदेश अध्यक्ष का क्या क्या जिम्मेदारी है? तो उनका यही कहना है कि ये जो नियुक्तियां लगातार कोई सचिव बनकर आ रहा है, कोई जनरल सेक्रेटरी बनकर आ रहा है, कोई उपाध्यक्ष बनकर आ रहा है, तो ऐसे में जो जंबो कार्यकारिणी 350 के करीब जो लोग हैं उनको जो पद दे दिए गए हैं, तो ऐसे में काम कौन करेगा? ये उनका सबसे जो तीखा और कड़वा प्रश्न था, ये वही है कि अगर कांग्रेस में यही हालात रहते हैं तो काम कौन करेगा जब सबको पद ही बांटने हैं? तो अब क्योंकि कांग्रेस में अभी टिकट पर भी मंथन को लेकर माथापच्ची होनी है और लगातार विधानसभा चुनाव भी नजदीक आ रहे हैं, जिस तरीके से चुनावी जो केंद्रीय चुनाव आयोग की एक टीम है वो भी आ रही है कुछ ही दिनों में, तो यानी कि चुनाव कभी भी उनकी घोषणा हो सकती है। इस समय में कांग्रेस के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि तमाम मंथन करना, कार्यकर्ताओं को एकजुट रखना, लेकिन कांग्रेस इस बार भी इसमें फेल सी नजर आ रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ठाकुर रामलाल भी कह चुके हैं कि अगर हाईकमान नहीं चाहता है तो वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। अगर लगता है कि कोई सशक्त उम्मीदवार उनकी जगह चुनाव लड़ सकता है तो वो जरूर लड़े, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर अंदरूनी सूत्रों की माने तो ठाकुर रामलाल इस बात से आहत है कि सर्वे जो कांग्रेस की तरफ से कराया गया उसमें वो काफी ऊपर पोजीशन में थे, काफी अच्छी जीत सकने की संभावना उनकी थी, लेकिन उसके बावजूद जो अंदरूनी तौर पर जो बड़े नेता है वो साजिश के तौर पर एक दूसरे उम्मीदवारों को नाम दे रहे हैं और उनको बढ़ावा दे रहे हैं वहां से लड़ने के लिए। वो कहीं ना कहीं इस बात से आहत दिखे कि खुद को सीएम प्रोजेक्ट करने के लिए जो बड़े नेता है वो कांग्रेस को हानि पहुंचा रहे हैं। तो ऐसे में जो टिकट आवंटन की जो प्रक्रिया है वो भी कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो है वो सही जो निष्पक्ष है वो नहीं रह जाती है। तो ऐसे में कांग्रेस के सामने एक बड़ा जो चुनौती अभी फिलहाल है वो टिकट आवंटन की है, क्योंकि कभी भी 10 अक्टूबर के बाद कभी भी हिमाचल में जो आचार संहिता है वो लग जाएगी, और उसके बाद जो कांग्रेस के सामने अभी फिलहाल जो कुछ दिनों का समय है अपने को समेट पाने का, अपने लोगों को नाराजगी दूर कर पाने का, तो अगर ये जो कुछ दिनों का समय कांग्रेस ने नहीं समेटा, नहीं सहेजा, तो आने वाले दिनों में बहुत बड़ी जो मुश्किल है वो कांग्रेस के सामने खड़ी हो सकती है। ठीक है टीना जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो अगली खबर के रुख करते हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव और छत्तीसगढ़ प्रभारी सचिव डॉक्टर चंदन यादव आज अनियमित विमान सेवा द्वारा शाम 5:10 पर दिल्ली से रायपुर पहुंचेंगे। शाम 6 बजे सर्किट हाउस रायपुर में वरिष्ठ कांग्रेस जनों की बैठक और चर्चा होगी। 18 सितंबर यानी कल रविवार को सुबह 10 बजे राजीव भवन रायपुर में आयोजित बैठक में वो शामिल होंगे, जिसके बाद शाम 6 बजे सर्किट हाउस रायपुर में विभिन्न वरिष्ठ कांग्रेस जनों के साथ बैठक और चर्चा करेंगे, जिसके बाद रात्रि विश्राम रायपुर में होगा। उसके बाद 19 सितंबर सोमवार को दोपहर 1 बजे रायपुर में आयोजित सामाजिक कार्यक्रम में वो शामिल होंगे और शाम 5 बजे रायपुर में आयोजित सामाजिक कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। शाम 7 बजे सर्किट हाउस रायपुर में वरिष्ठ कांग्रेस जनों के साथ बैठक और चर्चा। रात्रि विश्राम रायपुर में एक बार फिर से होगा। तो चंदन यादव का ये दौरा है रायपुर का।
ज्यादा जानकारी के लिए रायपुर से संवाददाता अखिलेश तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं। अखिलेश, फिलहाल डॉक्टर चंदन यादव का जिस तरीके से दौरा रायपुर का है, उसमें क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाले हैं, उनके विस्तार से बताएं। तरीके से राष्ट्रीय सचिव जो पीएल पुनिया जी हैं, प्रभारी चंदन यादव जी हैं, उनका जो दौरा कार्यक्रम है वो लगातार जारी है। और इसके अलावा जो कल आज का जो दौरा कार्यक्रम है उसको लेकर 3 दिवसीय कार्यक्रम में सम्मिलित होने जा रहे हैं। पहले शनिवार को, जिसमें शाम को 5 बजे रायपुर पहुंचेंगे। उसके बाद से ही लगातार कार्यक्रम है। 6 बजे वो सामाजिक संरचना और वरिष्ठ कांग्रेस जनों से मुलाकात करेंगे। उसमें समीक्षात्मक बैठक की जाएगी कि क्या रणनीति बनाई जा सकती है आने वाले चुनाव को लेकर के, और क्या नए तरकीब बनाई जा सकती है, योजनाओं को किस तरीके से लागू किया जा सकता है, धरातल में किस तरीके से उतरा जा सकता है, तमाम विषयों को लेकर के बैठक है। उसके बाद रविवार को जो बैठक है वो वरिष्ठ कांग्रेस जनों के साथ में ही है, जिसमें ये निर्णय लिया जाएगा कि आखिर तो हो सकता है। ये भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि जो पद में अब तक के बैठे हुए हैं उनका भी अलग अलग स्थान में चयनित कर लिया जाए। जो अंतिम कार्यकर्ता है उनको मौका दिया जाए ताकि आगे बढ़कर के काम किया जा सके। और वही सोमवार को जो कार्यक्रम है वो सामाजिक जो रूपरेखा तैयार करने वाले जो अध्यक्ष है, समाज के प्रमुख है, उनसे मुलाकात की जाएगी। इसके अलावा कांग्रेस के वरिष्ठ जन और सामाजिक समरूपता से जुड़े हुए जो लोग हैं, ऐसे लोगों से मुलाकात करने की जो तैयारी है वो काफी कारगर साबित होने वाली है। कारण ये अंदाजा लगाया जा रहा है जिस तरीके से सामाजिक समरूपता के जो लोग हैं वो कांग्रेस के प्रति इस तरीके से झुकाव मिलते जा रहे हैं और कार्य के प्रति जो सौहार्द मिलती जा रही है, उसका नतीजा ही परिणाम माना जा सकता है। इसके अलावा एक और बात निकल करके सामने आती है कि जिस तरीके से जिस चुनाव की जो क्रियाकलाप है और रणनीति है वो बनाने की जो तैयारी है वो खासा दिखाई पड़ रही है। जी, अब जिस तरीके से आगामी रणनीति बनाने की कोशिश कांग्रेस की जारी है, इसी बीच जब डॉक्टर चंदन का 3 दिन का ये दौरा है, इसमें कांग्रेस के वरिष्ठ जनों से वो मुलाकात करेंगे, तो यानी कि साफ जाहिर होता है कि आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर चर्चा होगी यहाँ पर। बिल्कुल निश्चित तौर पे आने वाले जो चुनाव हैं उसी की रणनीति बनने के लिए चंदन यादव और पीएल पुनिया लगातार दौरा कर रहे हैं और लगातार कार्यक्रम भी कर रहे हैं। अब तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि आखिर जो वरिष्ठ कांग्रेस जन है जिनकी बात राष्ट्रीय लेवल में की जाती है, ऐसे जो नेता हैं वो अब तक के नहीं पहुंचे हैं। जबकि अगर भाजपा की बात की जाए तो लगातार आरएसएस के प्रमुख हो गए और स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंच चुके हैं। लेकिन अब तक की कांग्रेस में ऐसी क्रियाकलाप देखने को नहीं मिली है जो सबसे बड़ा घातक हो सकता है। लेकिन अंदाजा ये भी लगाया जा रहा है कि जो बैठक कल हुई है उससे ये प्रदर्शित हो रहा है कि आने वाले कल में राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी दौरा हो सकता है कांग्रेस के। और इसके अलावा जो कांग्रेस से जुड़े हुए जो बड़े नेता हैं उनके दौरा कार्यक्रम का भी आयोजन किया जा सकता है, ताकि जो 2023 और 2024 के जो चुनाव है उसमें क्या रणनीति बनाई जा सकती है और चुनाव में ये हासिल किस तरीके से किया जा सकता है, इसके ऊपर भी फोकस रहेगा। इसके अलावा एक बात समीक्षात्मक के रूप में ये भी स्पष्ट नजर आ रही है, जिस तरीके से 2018-19 जो चुनाव हुआ था उसमें किस तरीके से जो हार मिली थी कांग्रेस को, उसमें क्या कमी नहीं है, किस तरीके से कमी को पूरा किया जा सकता है, इसके बारे में भी उल्लेख किया जाएगा। निश्चित तौर पे आने वाले जो चुनावी रणनीति है उसका भी समायोजन भी करने की जो तैयारी है लगातार पीएल पुनिया और चंदन यादव कर रहे हैं। जी, अब जिस तरीके से चुनावों की तैयारी शुरू हो गई है, कांग्रेस में टिकट को लेकर माथापच्ची होने की संभावना है, क्या इस बैठकों में इन बातों पर जिक्र होगा? बिल्कुल निश्चित तौर पे यूथ को मौका देने वाली जो क्रियाकलाप है वो सामने आ रहा है। युवाओं को जिस तरीके से प्रोत्साहित किया जा रहा है, चाहे युवा क्लब के माध्यम से हो, चाहे यूथ कांग्रेस के जो लोग हैं उनको लेकर के बात किया जाए, चाहे महंगाई को लेकर जिस तरीके से रैली निकाली जा रही है, लगातार कांग्रेस जो है केंद्र सरकार को घेरने के लिए अलग अलग हथकंडे अपना रही है, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं, इसको लेकर के ही एक फोकस बनी हुई है कि आखिर कौन सबसे ज्यादा एक्टिव है और के साथ इसमें किस तरीके से जो लोगों को बांटने की जो कला होनी चाहिए एक नेता में वो प्रदर्शित होने की बात है वो स्पष्ट नजर आ रही है। ये सारे रिपोर्ट सीधा सीधा दिल्ली जा रहे हैं और दिल्ली से ही तय हो रहे हैं कि कांग्रेस में कौन किस कंधों पे कमान डाला जाए ताकि 2023-24 की जो चुनाव है उसको जीत हासिल किया जा सके और बड़ी वोटों से जीत हो सके, इसके ऊपर अहम फोकस किया जा रहा है। जी, ठीक है अखिलेश, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो अगली खबर की रुख कर लेते हैं। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी ने
आज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर आयोजित सेवा पखवाड़े के विभिन्न सेवा कार्यक्रमों में अधिक से अधिक जन सहभागिता का अनुरोध किया है। जेपी नड्डा के निर्देशों और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के मार्गदर्शन में 17 सितंबर यानी आज से 2 अक्टूबर तक मनाए जाने वाले इस पखवाड़े में प्रदर्शनी, रक्तदान शिविर, निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर, कोविड टीकाकरण केंद्रों पर स्टॉल जैसे अनेकों कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। केंद्रीय नेतृत्व के निर्देशों पर सभी पार्टी पदाधिकारियों, सरकार के सभी मंत्री, दायित्वधारी, सांसद, विधायक समेत समस्त जनप्रतिनिधि सेवा पखवाड़े के कार्यक्रमों में रचनात्मक सहभागिता करेंगे। विगत वर्षों की भांति प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर इस बार भी उनकी सरकार के नीतियों और कार्यक्रमों में परिलक्षित सेवा और गरीब कल्याण की भावना के सेवा पखवाड़े में अधिकाधिक जन सहभागिता सुनिश्चित करने का हमारा प्रयास है, ये उन्होंने कहा। जरा जानकारी के लिए संवाददाता अमित चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। अमित, फिलहाल जिस तरीके से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है, इसको लेकर कई कार्यक्रम, सेवा पखवाड़ा जो उत्तराखंड में चल रहा है बीजेपी की ओर से, क्या कुछ उसको लेकर अहम जानकारी? जी देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को लेकर के जिस दिन को उत्सव के तौर पर कहीं ना कहीं भाजपा मनाना चाहती है और उसको लेकर तमाम कार्यक्रम जो है आज से शुरू हो चुके हैं, जो लगातार यहाँ पर 2 अक्टूबर तक यहाँ पर मनाने की बात लगातार की जा रही है, जिसमें तमाम तरीके के कार्यक्रम किए जाएंगे। इस सेवा पखवाड़े के दौरान प्रदर्शनी, रक्त शिविर, निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर, कोविड टीकाकरण केंद्र, स्टॉल जैसे अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना है और उसको लेकर के लगातार जो तैयारियां हैं भाजपा की तरफ से वो होनी है। और वहीं मैं आपको बता दूं कि केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश पर सभी पार्टी पदाधिकारी, सरकार के सभी मंत्री, दायित्वधारी, सांसद, विधायक समेत समस्त जनप्रतिनिधि सेवा पखवाड़ा के कार्यक्रम में रचनात्मक सहभागिता करेंगे और उसको लेकर विगत वर्ष पिछले वर्ष की भांति यहाँ पर प्रधानमंत्री जन्मदिन पर जो यहाँ पर जो काम किए गए थे, उनकी नीतियों को जिस तरह से जनता के बीच में ले गए थे, जो यहाँ पर कार्यक्रम थे, वो सभी कार्यक्रम इस बार भी होने हैं और तमाम कार्यक्रम के तहत कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो कार्य हैं वो जनता तक पहुँचाने हैं। लक्ष्य एक यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो कार्य किए गए हैं इन वर्षों में वो जनता तक पहुंचे और जो इमेज है उनकी वो और डेवलप हो और बिल्डअप हो, उसको लेकर के कार्यक्रम है और उसको लेकर के लगातार तरह तरह के कार्यक्रम किए जाने हैं, जिसकी जानकारी यहाँ पर सभी जो पार्टी के पदाधिकारी हैं, जो मंत्री हैं। सेवा पखवाड़े का आज पहला दिन है, पहले दिन किस तरीके की धूम देखी जा रही है? मैं आपको बता दूं कि कार्यक्रम होने हैं और कार्यक्रम को लेकर के लगातार उत्साह कहीं ना कहीं भाजपा कार्यकर्ताओं में दिखाई दे रहा है। पूरी तरीके से जो यहाँ पर जिनको जो जिम्मेदारी दी गई है वो अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए नजर आ रहा है। पूरी तरीके से यहाँ पर कार्यक्रम हो रहे हैं, यहाँ पर रक्त शिविर के यहाँ पर वो लगाए जा रहे हैं तमाम तरीके से और जो कार्यक्रम होने हैं उसको लेकर के उत्साह कहीं ना कहीं भाजपा कार्यकर्ताओं में दिखाई दे रहा है। बीजेपी कार्यकर्ताओं में उत्साह है, जनता में भी खासा उत्साह इस समय देखने को मिल रहा है क्योंकि सबसे लोकप्रिय नेता इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। बिल्कुल, बात करें जिस तरीके से एक इंटरनेशनल इमेज कहीं ना कहीं जो डेवलप हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और जो लगातार कार्य उन्होंने करे हैं, जो बड़े फैसले लेने में बिल्कुल नहीं कतराते हैं, वो जनता जानती है और एक बड़ा चेहरा विश्व का उभरे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो जनता के अंदर एक कौतूहल रहता है उनको देखने का, उनके द्वारा किए हुए कार्य को यहाँ पर जानने का और उनके द्वारा जो कार्य किए गए अगर वो जनता तक पहुंचते हैं तो वो जनता उनको कहीं ना कहीं हाथों हाथ लेती है और पूरी तरीके से एक कहीं ना कहीं लगातार आशीर्वाद कहीं ना कहीं उनको दिया जाता है। जनता में उत्साह है, कार्यकर्ता में उत्साह है। अब क्योंकि आज देश के जो मुखिया हैं उनका जन्मदिन है तो पूरी तरीके से उनके जन्मदिन को खास बनाने के लिए भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ साथ जनता भी कहीं ना कहीं आतुर दिखाई देती है। जनता भी आतुर है, लेकिन अब जिस तरीके से प्रधानमंत्री का जन्मदिन है, सेवा पखवाड़े में पहले दिन किस तरीके के कार्यक्रम, क्योंकि जिस तरीके से पूरा कार्यक्रम रखा गया है कि तारीखों के हिसाब से किस तरीके से कार्य किया जाएगा, उसको लेकर क्या जानकारी? मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक विभिन्न सेवा व जागरूक कार्यक्रम के माध्यम से इस दिन को मनाया जाएगा। इसके अंतर्गत निर्धारित कार्यक्रमों में यानी 17 सितंबर को यहाँ विकास कार्य प्रदर्शनी आयोजित की जाएगी। इसके तहत नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के पर जिला स्तरीय प्रदर्शनी का आयोजन किया जाना है, जो नमो ऐप पर डिजिटल रूप से के प्रारूप में मौजूद रहना है। इसी प्रदर्शनी में प्रधानमंत्री के जन कल्याणकारी कार्यों व प्रशासनिक कार्यों पर आधारित मोदी
सपने पर आधारित वो इसी तरह से अन्य पुस्तकों के स्टॉल लगाए जाएंगे। 18 सितंबर को प्रधानमंत्री के जन सहयोग से 1.5 शुभकामनाएं पत्र पोस्ट कार्ड के माध्यम से भेजने का कार्य किया जाएगा। इसके बाद 19 और 20 सितंबर को स्वच्छता कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पर होना है। इसमें नगरीय क्षेत्र के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र के लोग भी यहाँ पर विशेष तौर पर आयोजित किए जाएंगे। 21 और 22 सितंबर को वृक्षारोपण अभियान यहाँ पर चलाया जाना है। इसका तरीका पीपल के वृक्षों को लगाने के लिए और उसमें पालक के रूप में कार्यकर्ताओं को नियुक्त किया जाएगा। तो पूरी तरीके से ये जो दिन है 2 अक्टूबर तक, उसमें लगातार रोज कार्यक्रम होने हैं और उसको लेकर के यहाँ पर जो दिशा निर्देश है भाजपा कार्यकर्ताओं को दे दिए गए हैं। अब बीजेपी कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दे दिए गए हैं कहां पर, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी लगातार आतुर है सेवा पखवाड़ा मनाने के लिए, और ये भी कहा जा रहा है कि खादी की जो वस्तुएं हैं उनकी खरीदारी पर ज्यादा जो फोकस है वो रहने वाला है। जन सहभागिता की बात की गई है महेंद्र भट्ट द्वारा। हाँ बिल्कुल, यहाँ पर जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष है उनकी तरफ से भी कहा गया है कि जो यहाँ पर जो खादी ग्राम उसको लेकर के है उसको भी कहीं ना कहीं पूरा होना है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर अगर आने वाले जो 23 सितंबर है वहाँ नौलो धारू और जल स्रोतों के पूजन का कार्यक्रम भी होना है। जल संरक्षण के तहत ये कार्य किया जाएगा। 24 सितंबर को जो पूरे यहाँ पर उत्तराखंड के जो 6 महापौरों के संरक्षण के प्रबुद्ध सम्मेलन भी यहाँ पर होना है, जिसमें देहरादून, ऋषिकेश, हल्द्वानी, उधम सिंह नगर, अल्मोड़ा, कोटद्वार में आयोजित होंगे कार्यक्रम। इसी क्रम में 25 सितंबर को भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जयंती तथा मन की बात कार्यक्रम की यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित होंगे। उसके बाद 27 सितंबर को दिव्यांगों के कृत्रिम अंग वितरण कार्यक्रम आयोजन होना है। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो 28 सितंबर के स्वास्थ्य परीक्षण तथा बूस्टर डोज पर जन जागरण करना, 29-30 तारीख को विधिवत्ता में एकता और उत्सव आयोजन होना। तो एक तरीके से ये जो दिन है ये पूरे उत्सव के तरह मनाए जा रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार एक शुभकामनाएं भाजपा कार्यकर्ता यहाँ पर देना चाहते हैं और जनता की सहभागिता के साथ साथ कार्यक्रम की जो है उसको लगातार बनाया जाएगा। ठीक है अमित, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए। त्योहारों का सीजन शुरू हो चुका है और त्योहारों के सीजन में नकली पनीर वाला जहर बड़े पैमाने पर बाजारों में सप्लाई करने की जानकारी एफडीए को मिली है। इस जानकारी के मिलने के बाद एफडीए ने पिछले 3 दिनों में 3 बड़ी कार्रवाई करते हुए 60 लाख रुपए की नकली पनीर बरामद की है। बरामद की गई पनीर को जेसीबी के जरिए एफडीए ने नष्ट किया। जानकारी मिलने के बाद एफडीए की टीम ने पुणे जिले में 3 बड़े कारखानों में छापेमारी की और बड़ी मात्रा में नकली पनीर, पामोलिन ऑयल और स्किम्ड मिल्क बरामद किया है। एफडीए के मुताबिक त्योहारों के सीजन में मुंबई में पनीर बाहर के जिलों से आता है। उन्हें ये जानकारी मिली थी कि पुणे में कई जगहों पर नकली पनीर बनाया जा रहा है। इस जानकारी के मिलते ही छापेमारी की गई। इन कार्रवाइयों के बाद एफडीए अलर्ट पर है और उसने कार्रवाई तेज कर दी है। मुंबई में बाहर से आने वाले पनीर सहित दूध और मावा पर लगातार नजर रखी जा रही है, क्योंकि आने वाले दिनों में नवरात्रि और दशहरा जैसे त्योहार हैं। एफडीए ने लोगों से अपील की है कि पनीर, दूध और मावा खरीदने में लोग सावधानी बरतें, अन्यथा नकली चीजें उनके स्वास्थ्य के लिए जहर साबित हो सकती हैं। तो आपको बता दें कि त्योहारी सीजन में लगातार नकली जो मिलावट वाली चीज़ें हैं वो ज़्यादा बिकने लगती हैं और इसी बीच एफडीए को मिलावटी पनीर जो है वो बिकने की जानकारी मिली, जिसके बीच 60 लाख रुपए की नकली पनीर जो है वो बरामद की गई है एफडीए द्वारा और उसको नष्ट किया गया। आपको बता दें कि जानकारी मिलने के बाद एफडीए ने पिछले 3 दिनों में 3 बड़ी कार्रवाई करते हुए 60 लाख रुपए का नकली पनीर बरामद किया। बरामद किए गए पनीर को जेसीबी के माध्यम से एफडीए की टीम द्वारा नष्ट करवाया गया। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मुंबई से संवाददाता सत्यप्रकाश सोनी हमारे साथ मौजूद हैं। सत्यप्रकाश, फिलहाल जिस तरीके से लगातार मिलावटी चीजों की जो चीजें हैं मार्केट में वो बढ़ती जा रही है और उसी को लेकर एफडीए की टीम ने कार्रवाई की है, क्या कुछ अहम जानकारी? बिल्कुल मुस्कान जी, देखिए महाराष्ट्र में आने वाले बड़े त्योहारों को देखते हुए, खासकर दशहरा और दिवाली को देखते हुए, नवरात्रि को देखते हुए
मुंबई की एफडीए पूरी तरह से अलर्ट है, क्योंकि लगातार यह सूचना मिल रही थी कि मुंबई में बड़े पैमाने पर नकली जो है मावा और तमाम जो चीजें हैं वो कहीं न कहीं एक्सपोर्ट इंपोर्ट की जा रही है, अंदर आ रही है। ऐसे में इस जानकारी के साथ ही एफडीए की टीम ने पूरे इलाके में छापेमारी की, जिसमें 60 लाख का नकली मावा बरामद किया गया है। इस पर कार्रवाई हुई है और कार्रवाई के बाद जो है इस सभी मावा को जो है ट्रक के नीचे जो है नष्ट कर दिया गया, दबाया गया, क्योंकि अगर यह खुले तौर पर रहता तो जाहिर तौर पर स्वास्थ्य के लिए हानिकारक के साथ साथ पर्यावरण के लिए भी हानिकारक हो सकता था। इस लिहाज से देखा जा रहा है कि मुंबई में बड़े पैमाने पर जो है एफडीए सक्रिय हो गई है और लगातार क्वालिटी चेकिंग कर रही है, जिससे अगर कोई भी इस तरह की गोरख धंधे में लिप्त पाया जाता है तो उनके ऊपर तुरंत कार्रवाई की जा रही है। मुस्कान जी, अब जिस तरीके से नकली पनीर बरामद किया गया, 60 लाख रुपए का नकली पनीर है, बड़ी मात्रा में ये चीजें जो है वो मिलावटी मार्केट में बिक रही है। क्या इसको लेकर दुकानदारों को और तमाम फैक्ट्रीज को निर्देश दिए गए हैं? बिल्कुल मुस्कान जी, देखिए जब भी त्योहार आता है तो ऐसे वक्त पर पनीर और मावा दोनों जो है बड़े पैमाने पर बनाए जाते हैं, खासकर स्लम इलाके में, झोपड़पट्टी इलाके में बनाया जाता है। यही वजह है कि एफडीए की टीम अब स्लम इलाकों में घूम घूम कर यह पता लगा रही है कि कहां पर जो है मिठाई के कारखाने हैं जहां पर इस तरह की चीजें की जाती है, और ऐसी एक्टिविटी में पाए जाने वाले सभी मिठाई मालिकों संचालकों को जो है गिरफ्तार किया जा रहा है, उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। क्योंकि जानकारी यह है कि कल के दिन में 5 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी की गई, उनके ऊपर कार्रवाई की गई है। तो जाहिर तौर पर एफडीए जो है कहीं कहीं सक्रिय है, क्योंकि लोगों को पता है कि नवरात्रि, दशहरा और दिवाली में ज्यादा मात्रा में मिठाई की बिक्री होती है। ऐसे में मिलावटी मिठाइयां जो है ज्यादा तौर पर बनाई जाती है, खासकर पनीर और मावा की इससे मिलाई हुई तमाम जो चीजें होती है वो बेहद स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। लेकिन फायदे पहुंचाने के लिए या फायदा कमाने के लिए इस तरह के दुकानदार जो हरकत करते हैं, लेकिन आम जनता का स्वास्थ्य उससे बिगड़ जाता है। जाहिर तौर पर एफडीए जो है लगातार कोशिश कर रही है कि इस तरह की गोरख धंधा पर लगाम लगाया जाए। एफडीए की कार्रवाई कहां तक पहुंची और आज के तारीख में क्या कुछ कार्रवाई एफडीए की ओर से की जाने वाली है? बिल्कुल, एफडीए देखिए, एफडीए के तमाम जो सूत्र है वो लगातार मार्केट में काम कर रहा है और इसी सूत्र के आधार पर एफडीए जो है कार्रवाई करती है। ऐसे में एफडीए ने टीम बनाई है और टीम के तहत लगातार इलाके में जा जाकर यह जांच की जा रही है, खासकर जो मिठाई की दुकानें हैं या फिर मुंबई में प्रवेश करने वाले जो प्रवेश द्वार है वहां पर जो है एफडीए की टीम तैनात की गई है। साथ में सिटी लोकल पुलिस की टीम है जो लगातार ऐसे एक्टिविटी पर नजर रख रही है। अगर कोई भी जो है मावा या पनीर मुंबई के बाहर से अंदर आता है तो तुरंत उस पर चेकिंग की जा रही है। ऐसे में अगर वह गलत तरीके से पाया जाता है तो उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। खासकर पुणे में जिस तरह से बड़े पैमाने में पनीर और मावा बनाने की फैक्ट्री को सील किया गया है, उसमें जानकारी मिली है कि मुंबई शहर में भी इस तरह की कई गतिविधियां चलती है जिस पर एफडीए लगातार नजर रखी हुई। एफडीए लगातार नजर रखे हुए है। अब जिस तरीके से कार्रवाई एफडीए की जा रही है उससे तमाम दुकानदारों और फैक्ट्री कर्मियों में हड़कंप मच गया है। इसके लिए अब फैक्ट्री कर्मी किस तरीके की जो तारीख है वो अपना रहे हैं, क्योंकि कई तरीके अपनाकर ये जो नकली जो मावा है उसको बचा लिया जाता है। क्या इस तरीके की कोई जानकारी? देखिए बिल्कुल, कई बार ऐसा होता है कि जब एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के लिए तमाम चीजें जो बैन हो जाती है तो ऐसे में तमाम जो छोटे कारोबारी होती है वो अपने घर में ही दूध को जो है नकली दूध बनाकर उससे मावा या पनीर बना लेते हैं। इस तरह की भी जानकारियां एफडीए को मिली है। एफडीए इस पर भी नजर रखी हुई है, क्योंकि त्योहारों के सीजन में जो उनका व्यवसाय होता है वो काफी तेजी से बढ़ता है। ऐसे में वो चाहते हैं कि त्योहारों में ज्यादा मुनाफा कमाया जाए। यही वजह है कि मिलावटखोरी का जो काम होता है वो त्योहारों के सीजन में ही होता है। लेकिन जिस तरह से एफडीए सक्रिय हुई है और लगातार यंत्रणा सक्रिय हुई है, ऐसे माना जा रहा है कि आने वाले समय में मिलावटखोरी का जो पैमाना है वो थोड़ा कम हो सकता है। मिलावटखोरी का पैमाना कम हो सकता है, ये अगर होता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि त्योहारी सीजन में लोगों के स्वास्थ्य के साथ ये बहुत बड़ा खिलवाड़ है। अब अगर बात करें तो आम दुकानदारों की, तो कई दुकानदार जो हैं वो जब पनीर लाते हैं तो क्या उनको कोई निर्देश दिए गए हैं कि किस तरीके से उनको चेकिंग के साथ लेकर आना है पनीर? बिल्कुल, देखिए हर दुकानदारों के एफडीए द्वारा एक जानकारी दी गई है कि आप किसी भी तरह के इस गोरख धंधे में सम्मिलित न हो, अन्यथा जैसे ही उन्हें जानकारी मिलेगी, चाहे उस सूत्रों को जानकारी मिले हो या फिर अचानक जांच के जरिए उन्हें जानकारी मिले,
वो तुरंत कार्रवाई करेंगे। ऐसे में दुकान भी सील कर सकते हैं। इसको लेकर कहीं कहीं दुकानदारों में एक दहशत का माहौल है, क्योंकि दुकानदार चाहते हैं कि इस तरह की एक्टिविटी ना हो, क्योंकि त्योहारों में ही उन्हें कमाने का मौका मिलता है। अगर इस तरह से एफडीए अपनी सक्रियता दिखाती है तो जाहिर तौर पर उनके कमाई के ऊपर खासा असर देखने को मिल सकता है। ठीक है सत्य प्रकाश, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो फिलहाल के लिए राजधानी लाइव में मेरे साथ बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए एएनबी न्यूज। नमस्कार।